फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ क्वेश्चंस जनरल में पूछना चाहता हूँ। आपने बार का क्यों चुना है? आपने बार का फॉर्म भरा था तो किस रीजन से भरा था? यस सर, बैक ऑफ द माइंड ऐसा था कि एक टेक्निकल जॉब करनी है, प्योर एक टेक्निकल और साइंटिस्ट की पोस्ट है, तो इसलिए मैंने अप्लाई किया। अच्छा। और आपने गेट भी दिया था इस साल का, गेट 2026? यस सर। क्या क्या रहा स्कोर आपका? 178 रैंक इन डबल। डबल ही 178। ये तो डिसेंट रैंक है, बहुत अच्छी रैंक है, वेरी गुड। तो सब्जेक्ट्स कौन कौन से आप प्रिपेयर करके आए हो? मैं नेटवर्क, फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीन और कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम आपने किया है, राइट? अच्छा, आप मुझे कंपनसेटर और कंट्रोलर में अंतर बता सकते हो? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंट्रोलर एंड कंपनसेटर? ओके सर, तो कंपनसेटर कंपनसेटर होता है जो वो हम अनस्टेबल सिस्टम को टेबल की ओर लेके जाते हैं। कंपनसेटर कि अच्छा। हम कोई कंट्रोल सिस्टम डिजाइन करते हैं, क्लोज कंट्रोल सिस्टम होता है। समटाइम्स वी यूज क्लोज लूप सिस्टम एंड it diverts from our desired output. So using the compensator, we can modify our control system to get a desired output. Sometimes we use negative feedback, so there may be chances of getting uh, even a wrong result sometimes due to the ठीक है, like error ठीक है। or some ट्रांसफर फंक्शन अप्रोच जो आप यूज करते हो नेट कंट्रोल सिस्टम में, वो कौन सा रिस्पॉन्स है? जीरो इनपुट है या जीरो स्टेट है? so I'm like confused like in two, but I think the zero state response is the actual response as per नहीं, my मैंने मेरा knowledge. क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिए। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि जो ट्रांसफर फंक्शन अप्रोच है वो कौन सा रिस्पॉन्स है वो? ट्रांसफर फंक्शन अप्रोच से हमें कौन सा रिस्पॉन्स मिलता है? जेड आई आर मिलता है, जेड एस आर मिलता है? Zero ZSR. जेड एस आर। अच्छा, जेड आई आर मतलब जेड आई आर क्यों नहीं मिल सकता? So we take initial condition in zero while finding the transfer ऐसा function. कोई It रीजन comes है in क्या the कि हम इनिशियल direction. इनिशियल कंडीशन हम जीरो ही क्यों रखते हैं ट्रांसफर फंक्शन में? So because the transfer function is defined for the linear LTI system, वेरी गुड, linear LTI ये system, रीजन है। and ओके, this is the practical, generally the practical systems, like we do analysis on a LTI system, ठीक है, so easy analysis. चलिए। अब आप मुझे एक चीज बताइए, आपने टाइम रिस्पॉन्स पे कितने पैरामीटर्स पढ़े हैं? टाइम रिस्पॉन्स पैरामीटर्स पढ़े हैं, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर के? Yes, sir. I have studied the state response of second order system in हाँ। under damped condition. अच्छा, तो उस पे आप कोई ऐसा तरीका बताइए कि हम पोल्स को किधर मूव करें जिससे कि हमारा दो काम हो, एक तो सेटलिंग टाइम रिड्यूस हो और दूसरा ओवरशूट भी कम हो। I think the overshoot formula is dependent on the zeta value. हम्म, So whenever we increase the zeta value, the peak overshoot is inversely proportional to zeta. So whenever we increase the zeta value, the overshoot reduces. Whenever the poles are near the imaginary axis, I think we get the fast response. In when we go from under damped to critical damped, over damped, then the response may get faster. Means ठीक है, we get ये a नहीं। fast response. मान लीजिए मैं पोल को दो मूवमेंट कर रहा हूँ, एक तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कर रहा हूँ, मान लीजिए ऐसे मूव कर रहा हूँ, या फिर मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ, वर्टिकल मूव Okay. कर रहा हूँ। दोनों कंडीशन में से कौन सी कंडीशन पे मेरा सीटा जो होगा वो, सॉरी, ओवरशूट जो होगा वो बढ़ेगा या घटेगा? Okay. So I think zeta is equal to cos theta, and theta is the angle max from the origin to the pole. हम्म। So according to that, the changes occurs. And as I said before, the zeta will increase, the overshoot will एंड decrease. व्हाट इज द देन चेंज इन सेटलिंग टाइम? इफ सपोज पोल इज मूविंग वर्टिकली, जब एक केस लो बस, पोल इज Yes, मूविंग sir. वर्टिकली। So pole is moving vertically. Settling time depends on the time constant. The time constant formula is 1 by zeta omega n. So हम्म, whenever we move the poles in the vertical direction, zeta omega n doesn't change. So the settling time doesn't change. वेरी गुड। ठीक है। अब मुझे बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम आर एंड एम पी? मतलब पीक ओवरशूट और जो आपका रेजोनेंट पीक है, उसमें कोई रिलेशनशिप है? मतलब क्या दोनों सेम बातें हैं? Peak overshoot and resonant peak में difference पूछ रहे हैं आप? हाँ। Resonant एक्सेप्ट फ्रॉम peak. फार्मूला, आप फार्मूला मत बोल देना। मैं बस आपको एक कॉन्सेप्चुअली वो बोल पूछना चाह रहा हूँ कि इज देयर एनी सिमिलैरिटी बिटवीन रेजोनेंट पीक एंड पीक ओवरशूट? जस्ट एक आपके अंडरस्टैंडिंग। The peak overshoot we get in the plot of time domain, and resonant peak we got in the frequency domain analysis. इसके अलावा और कुछ? Mhm. अच्छा, दोनों क्या बताते हैं? कुछ इंडिकेशन देते हैं सिस्टम के स्टेबिलिटी को? Stability.
sir, I think peak overshoot should be low in case of uh, stability point of view. Peak overshoot, अच्छा, as I और said एम before, आर we एम need आर के to एम आर के पॉइंट ऑफ व्यू से? MR point of view. I know like it gives the peak while omega r, like ठीक है, at a resonant अब थोड़ा सा frequency. क्वेश्चन मैं एक दो क्वेश्चन में सिग्नल सिस्टम पूछ के मैं सर को हैंड ओवर करता हूँ, ठीक है? आपने Yes, sir. सिग्नल सिस्टम में बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा होगा, पढ़ा है? जेट ट्रांसफॉर्म और लाप्लास ट्रांसफॉर्म को कंपेयर करते हैं तो हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू करते हैं. और कितने टाइप के पूरा मेथड है जिनके थ्रू हम कंटीन्यूअस डोमेन को डिस्क्रीट डोमेन में कन्वर्ट कर सकते हैं? एक कंटीन्यूअस प्लेन को, जो कि एस प्लेन है, उसको हम अगर डिजिटल प्लेन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो और कितने टाइप के मेथड है लाइक अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन? अपना एक फॉर्मूला होता है सर, टी इज इक्वल टू एन टी एस के अकॉर्डिंग हम कंटिन्यूअस को डिस्क्रीट में कन्वर्ट इसका करते हैं. नाम क्या है, इस टेक्निक का नाम क्या है? क्वांटाइजेशन है. आई एम इम, ठीक है, गेसिंग. थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, इम्पल्स इन्वेंट टेक्निक्स कहते हैं। चलो ठीक है सर, ओवर टू यस यू सर. सर कामेश सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सौरभ, थैंक यू. तो यस सर. आपका रेज्यूमे के थ्रू हम जब जाते हैं तो दिखता है कि आपने कुछ प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, इंटर्नशिप भी किया है, राइट? Yes, sir. I'm a 2024 pass out, so that resume is not updated since last 1 year, since I am ओके, preparing नो for प्रॉब्लम। GATE exam. ओके, सो नो प्रॉब्लम। सो यू हैव मेंशन्ड दैट वन ऑफ द प्रोजेक्ट यू हैव कंप्लीटेड ऑन लीनियर पावर सप्लाई डिजाइन फॉर डीसी लिंक वोल्टेज रेगुलेशन, राइट? Yes, sir. तो इस में आपने, जस्ट मैं बेसिक पर जाना चाहूँगा आपके, ठीक है, कि आपने है ना Yes, sir. ऑफसेट सिग्नल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो यूज़ किया वो IC 741 यूज़ किया आपने, राइट? तो ये बहुत Yes, sir. फेमस है, बहुत पुराना डिज़ाइन है, हमारे पास IC 741 आराम से। तो इसमें कितनी पिंस होती हैं IC 741 में, आपने देखा होगा ओपेम? Yes, sir. आठ आठ पिन होती है. अच्छा, 8 पिन होती हैं इसमें से। आउटपुट वाली जो पिन होती है वो कौन से नंबर की पिन होती है आपकी? आउटपुट पिन आई थिंक 6 होती है सर. राइट। और इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग, बिकॉज ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जनरली आप अगर थ्योरेटिकली पढ़ते हैं तो Yes. इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग कौन से नंबर की पिन है आपकी? 2 and 3. 2 और 3, ओके, राइट। तो आपने इस पावर सप्लाई डिजाइन में, जैसे कि आपने जो ऑफसेट सिग्नल को एक्सट्रैक्ट किया, उसका क्या प्रोसीजर था, कैसे आपने ऑफसेट सिग्नल को एक्सट्रैक्ट किया, यहाँ कुछ आइडिया है आपको? हमने पहले 230 को ट्रांसफार्मर के थ्रू स्टेप डाउन करके एक ब्रिज सर्किट के थ्रू रेक्टिफाई करके वोल्ट कैपेसिटर से फिल्टर आउट करके एक IC 74 यूज का वोल्टेज रेगुलेटर यूज करके उसको स्मूथ किया था. दैट वाज द होल प्रोसेस आई एम रिकॉलिंग राइट नाउ. Which ओके, is वेरी like almost 3 years has happened. In my fifth semester of BTech, I have done this project. ओके, 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 नो प्रॉब्लम। तो हम बेसिक पर चलेंगे, इसमें आगे आपका और है, जैसे आपने कोर्सेज पढ़े, सोलर कोर्स फॉर बिगिनर्स, है ना, असेसमेंट्स और सर्टिफिकेशन में आपका लिखा है, देन साइबर सिक्योरिटी गाइड, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, राइट? तो यहाँ पर सोलर कोर्स फॉर बिगिनर्स, तो सोलर के बारे में आपको क्या क्या याद है, क्या क्या टॉपिक्स आपने पढ़े थे, या अभी एट प्रेजेंट आपको सोलर सेल से रिलेटेड क्या क्या पैरामीटर्स और क्या क्या चीज़ें आपको याद है? ओके, उसमें जनरली इंस्टॉलेशन की कुछ इंफॉर्मेशन थी. प्रिपेयर नहीं किया है, वैसे ही कॉलेज के टाइम का था, वो ही ओके, फॉरवर्ड कर दिया. कोई बात नहीं, आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ के आए हैं ना। एक नॉर्मल डायोड है आपका और एक पावर डायोड है, दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस रहता है आपका? वो रीजन के बारे में पता है, जो ड्रिफ्ट रीजन आप यूज करते हैं एक पावर डायोड में? यस सर, एक पी एक्स्ट्रा है और लेयर हम एन यूज है उस, करते हैं. हाँ, वो क्यों यूज हाँ, करते हैं? और एक. नॉर्मल डायोड में आपका पी और एन है, और इसमें आप एक यस सर. एक्स्ट्रा लेयर बीच में यूज कर रहे हैं, इससे क्या हो जाता है, क्या आपका फंडामेंटली डिफरेंस दिखता है कि उस रीजन को आप इंसर्ट कर देते हो, जिसकी वजह से आप इस डायोड को आप हाई पावर्स पर यूज कर पा रहे होते हैं? क्या कनेक्टिविटी है फंडामेंटल्स की यहाँ पर? Sir, I think by adding the extra layer, which is called a drift region, we increase the drift area of the same, or like as compared to normal diode, we increase the area which increases the breakdown voltage of the diode. ओके, तो Means ब्रेकडाउन वोल्टेज बढ़ गया, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो कैसे बढ़ गया, उसका कुछ रीजन पता है? व्हाई ब्रेकडाउन वोल्टेज इंक्रीज व्हेन वी आर इंसर्टिंग अ लाइटली डोप्ड और इंट्रिंसिक रीजन बिटवीन पी एंड एन? तो जनरली फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस कंडीशन में, फॉरवर्ड बायस में हम जब फॉरवर्ड बायस लगाते हैं तो चैनल लेंथ रिड्यूस होती है, हम्म, और रिवर्स बायस लगाते हैं तो वो इंक्रीज होता है, और एट द एंड ऑफ लाइफ ये वो इंसुलेशन की तरह काम करता है. तो वो हम वेट को बढ़ाने से हम उस वोल्टेज की रेटिंग को बढ़ा सकते हैं. बस इतना आइडिया है मुझे. अच्छा, कुछ पावर ट्रांजिस्टर के बारे में आइडिया है? पावर बीजेटी नॉर्मल बीजेटी से कैसे डिफरेंट है, क्या करते हैं वहां पर हम? तो हम एमीटर में लेयर्स ऑफ एमीटर यूज करते हैं, मतलब हम्म, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग वी डू एज एज वी डन इन द डायोड. थर्मल रनवे पढ़ा होगा आपने?
पढ़ा है तो क्या पढ़ा है। होता है, क्या है थर्मल रनअवे, उसका कैसे कनेक्शन है आपका वो केजिंग से, जो हम केजिंग यूज करते हैं मेटल की केजिंग अराउंड द बीजेटी, हीट सिंक बोल सकते हैं आप उसको, हीट सिंक हाँ। जो आप यूज करते हैं वो जनरली पावर डिवाइसेस के केस में हमें बिल्कुल प्रॉपर यूज करनी पड़ती है। तो उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है आपको कि वो हीट सिंक कैसे आपके थर्मल रनअवे को प्रोटेक्ट करती है, प्रिवेंट करती है? थर्मल रन अवे को बचाने के लिए हम डिफरेंट लेयर्स ऑफ एमिटर यूज करते हैं। ये एक थर्मल रन अवे का रीजन ये होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस ऐसे कम होता जाता है, इससे हीटिंग और एड ऑन होती रहती है और हीट से एट द एंड ऑफ द डे बीजेटी डैमेज हो सकता है। इसीलिए ठीक है। हम बीजेटी को जनरली यूज नहीं करते हैं। जब हम हाई रेटिंग पे जाते हैं या पैरेलल कनेक्शन यूज करते हैं, सेकेंडरी ब्रेकडाउन भी आते तो बीजेटी को हाई पावर पे यूज नहीं करते हैं, जबकि वो तो हाई पावर पे यूज होता है काफी प्रैक्टिकली भी यूज होता है। हैं। उसी को तो यूज प्रिवेंट होता करने के लिए, है। उसी को इम्प्रूव करने के लिए तो आप हीट सिंक यूज कर रहे हो ना। मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ कि हीट सिंक कैसे हेल्प करता है, उसका क्या फंडामेंटल है? हीट सिंक सर वो ओवरऑल सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है, जिससे हम हीट को एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर कर सकते हैं इजीली। एरिया दैट्स बढ़ने हीट से? सिंक एप्लीकेशन। ये तो फिर आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो फिर उसको, और कोई सा भी मटेरियल यूज कर सकते हो क्या हीट सिंक के लिए? मान लो आपका एरिया बढ़ रहा है, ठीक है, तो क्या कोई सा भी मटेरियल चूज करके आप लगा लोगे वहां पर कि चलो एरिया बढ़ जाएगा? जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए। हाँ ये बोलो, ये है आंसर। थर्मल कंडक्टिविटी आपका पॉइंट है। हाई होना चाहिए मटेरियल हाँ, का, किसके कंपेयर में ज्यादा हो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी? जो डिवाइस हम यूज कर रहे हैं हाँ, तभी तो वो उसके हीट को वो खुद ट्रांसफर कर देंगे। खींच पाएगा। जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा मतलब उसके गर्म होने की कैपेसिटी ज्यादा है, जल्दी गर्म हो जाएगा। तो जितना जल्दी, जितना सिलिकॉन गर्म हो रहा है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कुछ भी है XYZ, उसके कंपेयर में थर्मल कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा हो, उस हीट सिंक मटेरियल की, सो दैट वो हीट को खुद एब्जॉर्ब कर लेगा, वो खुद गर्म होगा, सिलिकॉन गर्म नहीं होगा आपका, जिससे और फिर उसकी हीट को हम बाहर सराउंडिंग में आपकी एयर है तो वो उसको कूल कर रही है। तो आपने बताया कि आपका एक सब्जेक्ट फेवरेट है नेटवर्क थ्योरी। तो बता सकते हैं कि थेवेनिन थ्योरम क्यों लगाते हैं, मतलब क्यों अप्लाई करते हैं? जनरली थेवेनिन थ्योरम किसी दो टर्मिनल के अक्रॉस ओवरऑल वोल्टेज और रेजिस्टेंस को देने का काम करता है। अगर हम एक बिग सर्किट को एक वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस रिप्लेस कर सकते हैं, जिससे नेटवर्क सर्किट को सिंप्लीफाई करने की टेक्निक है। और जनरली इसका एप्लीकेशन हम देखते हैं मशीन्स में। हम इंडक्शन मोटर को हम जैसे उसका बी थेवेनिन और आर थेवेनिन निकालने, तो हमें बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ती नहीं है। अच्छा, वेरी गुड। अगला ये बात है कि आप कहाँ पे लगा सकते हैं थेवेनिन थ्योरम? कौन से सर्किट में लगा सकते हैं? बाइलेटरल, यूनिलेटरल, लिनियर, नॉन लिनियर, टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट? कहाँ पे आप थेवेनिन वी कैन यूज इन द लीनियर बाइलेटरल सर्किट, टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट टाइम इनवेरिएंट कैपेसिटर पे नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं। अगर हम कैपेसिटर को उसके एस डोमेन मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज, अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो हम लगा सकते तो कर हैं। सकते हैं ना? ठीक है, यही हमारे तरफ से इनपुट है आपको, ठीक है। और बाकी आपके पास टाइम है 1 महीना, इंप्रूव करो अपने आप को, जितना इंप्रूव हो सके उतना इंप्रूव। और इंप्रूव के चक्कर में ये नहीं करना कि आप अंट संट रिसोर्सेज फॉलो करने लग जाओ। कोई बोल दे किताब, जैसे कि सरकार, जैसे सर ने क्वेश्चन पूछा, ये किताब के क्वेश्चंस नहीं होते कि किताब ऐसे लिख रही हो कि देखो बेटा अगर ऐसे पूछा जाए तो फिर क्या आंसर दोगे। ये चीजें आपको क्लास में ही मिलेंगी टीचर्स की, कि जब टीचर बोल के चला जाता है कि बेटा ऐसा हो जाए तो वहां पे ऐसा तो बस वहां पकड़ लिया, फिर टीचर से पूछ भी लो आप कनेक्ट करके 1 महीने के टाइम में कि सर इस केस में कैसे क्या करेंगे, तो वो बता देंगे आपको। ठीक है ना? और कभी सोचना जैसे मत कि वो आप सारे क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे। वहां पे बहुत हाँ, धुरंधर लोग बैठे हैं, वहां पे आप हम मतलब हम बहुत काफी क्वालिफाइड लोग बैठे होते हैं। तो बर्डन नहीं लेना है आपको वहाँ, हाँ, बर्डन नहीं लेना है वहाँ पर। कि आप सारे मतलब वहां पर क्वेश्चन। क्या है कि देखो, जैसे पैनल जो होंगे ना 4 से 5 लोग, वो अपने अपने सब्जेक्ट के सबसे धुरंधर से होंगे, अपनी अपनी फील्ड के स्पेशलाइजेशन के। तो आप कोई भी टॉपिक बोलोगे उसमें उनके पास अच्छा खासा है, तो उसके केस में क्या होगा कि आप 10 में से अगर 5 क्वेश्चन भी कर पा रहे हैं तो ऐसे घबराना मत, अरे मैं तो 5 ही कर पाए, मेरा नहीं होगा, अरे सिलेक्शन हो गया आपका। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे अभी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो आप, तो पिछले क्वेश्चन का बर्डन नहीं आना चाहिए आपके पास। चीजें रिकॉल करो कि सर ने क्लास में कई बार बोला होगा बेटा इंटरव्यू में ये पूछा जा सकता है, बस वही वो पॉइंट्स हैं जहां से क्वेश्चंस बन रहे होते हैं आपके किसी कोर में। आप जैसे नेटवर्क में आप सर ने जैसे आपको एक हिंट दे दिया, जो आपको ये मॉक इंटरव्यू है ना, ये हिंट है आपको किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। बस वही चीज आपको नोटिस रखनी है, ठीक है। थैंक यू फॉर योर टाइम, वैल्यूएबल टाइम गिवन। वेलकम। वेलकम।